श्रोताओं का स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, नागपंचमी। जी बिल्कुल, हिंदू धर्म का एक खास पर्व ही है। हाँ, पूरी तरह से सर्पों को मतलब नाग देवताओं को समर्पित। हमने इसके लिए पंचांग के आंकड़े देखे हैं, बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग जगहों के रीति रिवाज हैं और हाँ, कुछ आधुनिक चेतावनियां भी हैं, जैसे वो दूध पिलाने वाली बात पर। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि समझें कि 2025 में नागपंचमी कब है, पूजा कैसे होती है, इन रिवाजों के पीछे की कहानियां क्या हैं जी। और इसमें कुछ दिलचस्प मतलब विरोधाभास क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले तारीख 2025 में कब है ये? देखिए, नई दिल्ली के हिसाब से अगर देखें तो ये मंगलवार 29 जुलाई को है। अच्छा, 29 जुलाई मंगलवार। जी, ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है जी। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है वो सुबह करीब 05.41 से 8:23 तक का है। इस साल तो ज्योतिष के हिसाब से भी काफी शुभ योग बन रहे हैं, शिव योग, रवि योग और साथ में मंगला गौरी व्रत भी है। अरे वाह, मतलब काफी शुभ संयोग है। जी। लेकिन मैंने सुना था गुजरात में ये अलग होता है। हाँ, ये दिलचस्प है। गुजरात में नागपंचम मनाई जाती है 13 अगस्त को, जो कि बुधवार है। अच्छा। हाँ, वो श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी होती है, मतलब महीने का अंधेरा वाला पखवाड़ा। अच्छा, ये फर्क है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं इसे? मूल रूप से तो जैसा आपने कहा, नाग देवताओं की पूजा के लिए, पर इसके पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हैं। जैसे एक तो ये कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, कहते हैं उन्हें इससे राहत मिलती है। काल सर्प दोष। जी। फिर सर्पों का जो डर होता है या उनके काटने का भय, उससे सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना की जाती है और ये परिवार की भलाई, खासकर भाइयों की और प्रकृति के सम्मान से भी जुड़ा है। तो जो सुरक्षा, सम्मान, ये सब भावनाएं हैं, पर असल में लोग करते क्या है इस दिन? पूजा कैसे होती है? आमतौर पर व्रत रखा जाता है, खासकर महिलाएं रखती हैं। हाँ। फिर घरों में या मंदिरों में नाग देवता की पूजा होती है। हाँ। उनकी मूर्तियां हो सकती हैं, मिट्टी की, धातु की या फिर चित्र भी। अच्छा। उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, दूध, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, ये सब। मंत्र जाप भी होता है। हाँ। जो 9 प्रमुख नाग है ना, अनंत, वासुकी, शेष, उनके नाम लिए जाते हैं और कथा सुनना भी बहुत जरूरी माना जाता है। अच्छा, और क्या ये पूरे भारत में एक जैसा होता है या अलग अलग रिवाज है? नहीं, यही तो ये और रोचक हो जाता है। हाँ। काफी विविधता है। जैसे उत्तर भारत में ज्यादातर घरों में ही चित्रों की पूजा होती है। मध्य भारत में कहीं कहीं तो असल सांप की पूजा का भी प्रयास होता है या फिर उनके बिल के पास दूध रखाते हैं लोग। ओहो। दक्षिण भारत में इसे सर्प पंचमी कहते हैं। मंदिरों में खूब भीड़ होती है और पश्चिम भारत में भी चित्र या मूर्ति पूजा होती है, साथ में कुछ खास पकवान भी बनते हैं। अच्छा, तो मतलब क्षेत्र के हिसाब से काफी फर्क है। जी बिल्कुल। तो क्या इन रिवाजों का सीधा संबंध उन कहानियों से है जो हम सुनते आए हैं? हाँ, काफी हद तक। कहानियां तो कई हैं, पर 2 बहुत खास हैं। बताइए। एक तो है राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कहानी। हाँ, ये तो सुनी है। जी। जब वो अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए सारे सर्पों को यज्ञ में भस्म कर रहे थे, तो आस्तिक मुनि ने उन्हें बचाया था। कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने यज्ञ रुकवाया वो यही श्रावण शुक्ल पंचमी थी और उन्होंने यज्ञ की आग से जलते नागों पर कच्चा दूध डाला था उन्हें शांत करने के लिए। अच्छा, तो दूध वाली बात यहाँ से आई। हाँ, ऐसी मान्यता है कि वो शांति और उपचार का प्रतीक बन गया। और दूसरी कहानी? दूसरी कहानी है एक बहू और उसके सर्प भाई की, जिसमें वो अनजाने में एक सांप की जान बचा लेती है और फिर वो सांप बाद में एक भाई की तरह उसकी रक्षा करता है। अरे वाह। इसी वजह से बहुत सी महिलाएं नागों को भाई मानकर पूजती हैं, सुरक्षा और समृद्धि के लिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। और वो नागलोक वगैरह का भी जिक्र आता है? हाँ, पुराणों में आता है। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से नागों की उत्पत्ति बताई गई है और नागलोक पाताल में एक रहस्यमयी जगह, रत्नों से जगमगाती हुई। अच्छा। कुछ लोग इसे चेतना की अवस्था या कोई प्राचीन सभ्यता भी मानते हैं। ठीक है, तो दूध वाली बात पर वापस आते हैं। कहानी तो ठीक है, पर आजकल इस पर काफी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और यही वो विरोधाभास है जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ। परंपरा और कथाएं तो कहती हैं कि दूध चढ़ाना चाहिए, शुभ है, लेकिन विज्ञान और जो वन्यजीव विशेषज्ञ हैं वो साफ कहते हैं कि दूध सांपों का प्राकृतिक भोजन नहीं है। मतलब ये कि वो इसे पचा नहीं पाते, उनके लिए ये हानिकारक है, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है इससे। ओह, ये तो गंभीर बात है। जी,
इसलिए बेहतर यही है कि जीवित सांपों को दूध पिलाने की कोशिश ना करें। प्रतीकात्मक रूप से मूर्तियों पर या चित्रों पर चढ़ा दें। सही बात है, पशु कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ और चीजें भी हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए, जैसे जमीन खोदना या हल चलाना, ताकि बिल में सांपों को चोट न लगे। नुकीली चीजों का इस्तेमाल जैसे सुई धागा वो भी मना करते हैं। और लोहे के बर्तन में खाना पकाना भी वर्जित मानते हैं कुछ लोग। अच्छा, तो ये सारी सावधानियां भी है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो नाग पंचमी में आस्था भी है, पौराणिक कथाएं भी है, प्रकृति का सम्मान भी है, और समय के साथ एक बदलती हुई समझ भी है, जैसे ये दूध वाली बात। सही कहा। ये दिखाता है कि सर्पों से हमारा रिश्ता कितना गहरा और जटिल रहा है। हम उनसे सुरक्षा मांगते भी हैं और उनकी सुरक्षा की बात भी करते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो शायद अब सोचने वाली बात ये है कि हम अपनी इन प्राचीन परंपराओं का सम्मान करते हुए आज की जो हमारी समझ है पर्यावरण को लेकर, जीव जंतुओं के कल्याण को लेकर, उसके साथ संतुलन कैसे बिठाएं? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। कथाएं हमें नागों के लिए सुरक्षा जैसे आस्तिक मुनि ने की और नागों द्वारा सुरक्षा जैसे सर्प भाई ने दी, दोनों सिखाती हैं। शायद सबसे गहरा सम्मान सिर्फ पूजा या रिवाज में नहीं, बल्कि असल दुनिया में उनकी भलाई सुनिश्चित करने में है। उनका जो प्राकृतिक वास है उसे बचाने में है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो परंपरा और विवेक दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जी बिल्कुल, यही संतुलन जरूरी है।